अगर वो परफेक्टली समझा है तो नेक्स्ट लाइन में जो आपको एग्जाम्पल नजर आ रहा है बच्चों, आई थिंक मुझे आई एम वेरी श्योर कि यू विल गेट दैट एग्जाम्पल इमीडिएटली। चलो बच्चों, कौन किसको क्या एग्री कर रहा है देखो पैसा देने का। वेयर पी एग्रीज टू पे क्यू, पी एग्रीमेंट कर रहा है पी क्यू को पैसा देने का, लेकिन कोलेटरल इवेंट क्या है बच्चों? पी क्यू को पैसा कब देगा? किस कोलेटरल इवेंट पर आधारित है ये? इफ पर्टिकुलर शिप डज नॉट रिटर्न। बच्चे एक शिप आ रही है, मान लो लंदन पोर्ट से मुंबई पोर्ट, लंदन से मुंबई के लिए एक शिप आ रही है सामान लेकर। वो शिप अभी निकली है लंदन से मुंबई आने के लिए, उसको कम से कम महीना भर जाएगा आने को। उस शिप को लेकर पी क्यू के साथ क्या एग्रीमेंट कर रहे हैं कि देखो क्यू, मैं तुम्हें तभी 2 लाख रुपया दूंगा अगर वो शिप रिटर्न नहीं आई तो, यानी इंग्लैंड से मुंबई नहीं आई तो मैं आपको पैसा दूंगा। अब बच्चों मुझे ये बताओ, 15 दिन के बाद समाचार मिला कि एक बहुत बड़ा तूफान आया समुद्र में, एंड बच्चों वो शिप डूब गई। चलो आंसर दो। वो शिप जो आ रही थी वो डूब गई, तो पी एंड क्यू के बीच का एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। पी एंड क्यू के बीच का कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा अगर ये समाचार मिल जाए कि आने वाली शिप डूब गई, वो अब मुंबई पोर्ट कभी नहीं आएगी? तो बच्चों पी एंड क्यू के बीच का कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? एनफोर्स हो जाएगा कि नहीं? वैलिड हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि बच्चों कंडीशन क्या था? अगर वो शिप लंदन से मुंबई रिटर्न आया तो। अब जब आपको समाचार मिला कि वो बीच में ही बच्चों वो शिप डूब गई है, तो वो वापस कहां से आएगी? वो शिप रिटर्न बैक नहीं होगी। इसलिए बच्चों पी ने जो एग्री किया था क्यू को पैसा देने का, उसे देना ही पड़ेगा, एनफोर्सेबल हो जाएगा ये। अब पी अगर नहीं दिया पैसा तो क्यू जाकर कोर्ट में केस करके अपना पैसा वसूल कर लेगा। इसी को तो एनफोर्सेबल कहते हैं हम लोग। आई होप यू अंडरस्टूड, एवरीवन अंडरस्टूड। तो बच्चों क्या लिखा है देखो, वेयर पी एग्रीज टू पे क्यू, where P agrees to pay Q sum of money if particular ship does not return, the contract becomes enforceable only if the ship sinks so that it cannot return. Sinks मतलब समझ गए ना आप? डूब गई। जब वो डूब जाएगी तभी वो रिटर्न नहीं आएगी। तो ये हो सकता है कि 1 महीना छोड़ो, 1 महीने के बाद रिटर्न आ रही हो, धीरे धीरे आ रही हो। रिटर्न हुई कि पैसा देना पड़ा, नहीं देना है। रिटर्न नहीं हुई तो ही पैसा देना है। बरोबर है? तो बच्चों नॉन हैपनिंग इवेंट कुछ समझा आपको? इवेंट नॉट हैपनिंग वाला एग्जांपल क्लियर हुआ? अब बच्चों नीचे और एक लाइन दिया है, देखो क्या लिखा है। वेयर ए एग्रीज टू पे सम ऑफ मनी टू बी if certain ship does not return, however ship returns back। बच्चों शिप आ गई, कॉन्ट्रैक्ट का बेस क्या था? डज नॉट रिटर्न, लेकिन शिप आ गई, मुंबई पोर्ट पे शिप आ गई। चलो आंसर बोलो। कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स void। नाउ द P is under no obligation to pay any money to Q, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का बेस क्या था? नॉन हैपनिंग। एंड यहाँ तो हैपन हो गया, यहाँ तो शिप आई, वापस आ गई शिप, तो काय का पैसा? आई होप सबको क्लियर हो रहा है। अब बच्चों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देख लिया कि नहीं आपने? हैपनिंग इवेंट भी देख लिया, नॉन हैपनिंग इवेंट भी देख लिया। आई एम श्योर इट इज क्लियर। ओके। अब बच्चों तीसरा जो पॉइंट है, सी पॉइंट, ये इस पूरे कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में सबसे डिफिकल्ट पॉइंट है। बरोबर है? बच्चों यहाँ पर मैं क्या बोलना चाहता हूँ ना, पहले वो कैच करो। बरोबर है? बच्चों यहाँ मैं आपके बुक का पहले एग्जाम्पल लेता हूँ। 3 पार्टीज का नाम लेंगे हम, ए बी सी। कौन बच्चों? टाइप करो। ए
बी, सी। हाँ, तीन पार्टीज का हम एग्जांपल ले रहे हैं। अब क्या देखो बच्चों, ए ने बी के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट किया, ए ने बी को क्या कहा, ध्यान से सुनना। क्या हो गया बच्चों? अच्छा, ए ने बी को क्या कहा कि देखो बी, आई एग्री टू पे यू। चलो मैं अमाउंट भी लिखता हूँ, अमाउंट भी बोलता हूँ। ए ने बी को एग्री किया 10 लाख रुपया देने का, अगर बी ने सी के साथ शादी किया तो। क्या कहा मैंने? बी के साथ शादी किया तो। आई एम सॉरी, कुछ उल्टा बोल रहा, आई एम सॉरी। ए ने बी को 10 लाख रुपया देने का प्रॉमिस किया, अगर बी सी के साथ शादी करेगा तो। क्लियर हुआ बच्चों? इफ बी मैरी सी। आपको लगता नहीं पहले भी एग्जाम्पल हो गया है? आप बोलेंगे हैपनिंग वाला इवेंट है, बरोबर है। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं, अभी आप इसको अलग वे से समझने का। अगर बी ने सी के साथ शादी की या बी एंड सी की शादी हो गई, तो ए बी को पैसा देगा, तब ए बी को पैसा देगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर बी एंड सी की शादी जो है, ये होगी कि नहीं होगी, ये डिसाइड बी नहीं करेगा, सी करेगा। इस बार ये सी के ऊपर डिपेंड है कि वो बी से शादी करेगा कि नहीं करेगा। बी तो तैयार ही है, ए ने तो बोला है ना बी को, तो सी, बी एंड सी की शादी हो गई। देखो ए ने बी को क्या कहा, बी एंड सी की शादी हो गई तो बी मैं तुमको पैसा दे दूंगा। बट यहाँ इनकी शादी होगी या नहीं होगी, ये डिपेंड करता है सी के हाँ या ना के ऊपर। अब बच्चों सी ने शादी के लिए हाँ कर दी एंड बी एंड सी की शादी हो गई तो ए एंड बी का बीच का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। लेकिन बच्चों समाचार क्या मिला, हो व्हाइट, ओ हो। देवांशु, देवांशु, देवांशु ने वॉइड क्यों लिखा रे बाबू मेरे? देवांशु, क्यों वॉइड? आर्ग्यूमेंट कर सकते हो आप मेरे से। बच्चों कॉन्ट्रैक्ट क्या था, ए बी को तभी, हाँ गलती से ठीक है ठीक है ठीक। गलती मान ली मैंने देवांशु आपकी, नो डाउट, गलती मानना भी बहुत बड़ा काम है, आजकल लोग नहीं मानते हैं। वेरी गुड बेटा, ध्यान दो। बच्चों मैं क्या कह रहा हूँ कि ए ने वही तो एग्री किया था बी से कि देखो बी मैं तुम्हें पैसा दूंगा अगर बी एंड सी की शादी हो गई तो। एंड बच्चों सी ने बी से शादी करने के लिए हाँ बोली एंड दोनों की शादी हो गई, तो ए का लाइबिलिटी है कि नहीं पैसा देने का बी को, क्योंकि एग्रीमेंट ही वही बेस था। लेकिन बच्चों अगर समाचार मिल जाए कि सी है ना, जो सी, उसने डी से शादी कर ली, ऐसा बाद में समाचार मिले ए एंड बी को कि सी ने जाकर डी से शादी कर ली। अब सी ने अगर डी से शादी कर ली तो बी एंड सी की शादी पॉसिबल है क्या? नहीं। तो बच्चों ए एंड बी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा अभी? वॉइड हो जाएगा। यानी बच्चों ए एंड बी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा कि वैलिड होगा? अब ये लाइन ठीक से सुनो, ए एंड बी का बीच का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा कि वॉइड होगा, ये ए एंड बी नहीं डिसाइड करेंगे, ये थर्ड पर्सन डिसाइड करेगा। ये थर्ड पर्सन डिसाइड करेगा। एंड थर्ड पर्सन कौन है? थर्ड पर्सन यहाँ कौन को, किसका रोल है यहाँ थर्ड पर्सन का? सी का। सी ने बी से शादी कर ली तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, सी ने डी से शादी कर ली तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। ये बात और है कि बच्चों सी ने डी से शादी कर ली, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। बाद में डी मर गया एंड बी ने सी से शादी कर ली, बी सी की शादी हो गई, तो क्या बाद में हम बोलेंगे क्या वैलिड? ऐसा बोल सकते हैं?
सर डी का डेथ हो गया, बी एंड सी ने शादी कर ली, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो गया, वैलिड हो गया, वैलिड हो गया, ऐसा बोलेंगे क्या? वो तो फ्यूचर की बात है ना बच्चों। किससे? डी की, और डी का डेथ हो गया, बाद में बी एंड सी ने शादी कर ली, ये तो फ्यूचर की बात है। फ्यूचर अभी मत देखो, अभी क्या हुआ है वो बताओ। क्या बी एंड सी की शादी पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि सी ने डी से शादी कर ली। तो क्या ए एंड बी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड या वॉइड? सी एंड डी का शादी होने से वैलिड या वॉइड? चलो लास्ट टाइम आंसर दे दो, वॉइड। बच्चों में फास्ट तो नहीं जा रहा हो ना? सबको समझ में आ रहा है? एब्सोल्युटली क्लियर। वेरी गुड अभिशंकर। तो बच्चों अब मैं रीड करूंगा ना, तो आई एम वेरी श्योर कि 60-70% लैंग्वेज आपको मिलेगा, आप कैच कर लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। देखो, अ कॉन्ट्रैक्ट वुड सीज टू बी एनफोर्सेबल। सीज मतलब एंड, कम्स टू एन एंड। अ कॉन्ट्रैक्ट वुड सीज टू बी एनफोर्सेबल if it is contingent upon, if it is contingent upon क्या? कंडक्ट ऑफ लिविंग पर्सन। यानी यहाँ वो लिविंग पर्सन सी था बच्चों, सी। सी, when that living person does something to make the event or conduct as impossible of happening. I hope you understood. ए एंड बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था। कॉन्ट्रैक्ट ये था कि बी एंड सी की शादी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ सी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो इस शादी करता है या नहीं करता है। यानी ए एंड बी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा, ये सी के व्यवहार पर डिपेंड है, सी के बिहेवियर पर डिपेंड है, सी के डिसीजन पर डिपेंड है। अब बच्चों, सी ने बी से शादी कर ली तो वैलिड हो गया। सी ने डी से शादी कर ली तो बी एंड सी की शादी इम्पॉसिबल हो गई। आई होप यू अंडरस्टूड। तो बच्चों मैं एक काम करता हूँ, सेक्शन 34 ना पढ़ के सीधा एग्जाम्पल पढ़ता हूँ। देखो क्या लिखा है। वेर ए एग्रीज टू पे बी सम ऑफ मनी इफ बी मैरीज सी। बच्चों जो मैंने एग्जाम्पल दिया वही है, देखो। लेकिन सी ने क्या किया? पढ़ो आगे। सी मैरीज डी। दिस एक्ट ऑफ सी, ये जो कांड किया ना सी ने, दिस एक्ट ऑफ सी हैज रेंडर्ड द इवेंट ऑफ बी मैरिंग सी एज इम्पॉसिबल, although it is possible if the divorce between C and D। एंड फ्यूचर में अगर डिवोर्स हो जाए सी एंड डी के ऊपर, तो बच्चों बी एंड सी की शादी पॉसिबल है, लेकिन वो फ्यूचर में ना, ये अभी तो नहीं ना। ये फ्यूचर की बात बता रहे हो, वो छोड़ दो, फ्यूचर वाला हमको नहीं चाहिए। अभी बी एंड सी की शादी पॉसिबल नहीं है बच्चों। तो बच्चों इस एग्जांपल में कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी इज, चलो फाइनल आंसर, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बी एंड ए एंड बी। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट बी एंड तैयारी का ए एंड साथी। बी इज वॉइड, दैट्स ऑल। बच्चों फिर एक और पैराग्राफ है, कुछ लिखा है, देखो एक केस स्टडी में, फ्रोस्ट वर्सेस नाइट, फॉरेन कंट्री की केस है। कुछ तो है, देखो इधर। द डिफेंडेंट promised to marry the plaintiff on the death of his father. While the father was still alive, he married another woman. It was held that it had become impossible that he should marry the plaintiff, and she was entitled to sue him for the breach of the contract.
बच्चों अभी मैंने फ्रोस्ट वर्सेस नाइट का जो पढ़ा, हैव यू अंडरस्टूड व्हाट हैज हैपेंड हियर? एवरीवन अंडरस्टूड व्हाट वाज द केस एक्चुअली? एक व्यक्ति ने एक लड़की से प्रॉमिस किया कि जैसे ही उसके फादर की डेथ हो जाएगी हम शादी कर लेंगे। यानी बच्चों फादर की डेथ होना ये कोलेटरल इवेंट था, तभी दोनों शादी करेंगे। लेकिन बच्चों फादर के डेथ के पहले ही, फादर जिंदा थे, ये व्यक्ति जाके किसी और लड़की से शादी कर लिया। तो अब बताओ पहले लड़की को जो प्रॉमिस किया था क्या वो शादी पॉसिबल है क्या अभी? नहीं। तो बच्चों कॉन्ट्रैक्ट जो किया था ए ने पहले लड़की के साथ वो अपने आप कैंसिल हो गया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कोई बताएगा इसमें प्लेंटिफ यानी वो लड़की कौन से प्रकार का डैमेजेस क्लेम कर सकती है? दिस इज अ रिवीजन पॉइंट आई एम आस्किंग यू, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई एम आस्किंग यू। वो लड़की जिसका फीलिंग हर्ट हुआ होगा कि नहीं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, वो डिफेंडेंट के ऊपर केस करके कौन सा डैमेजेस क्लेम करेगी? पढ़ाया हुआ है बच्चों मैंने। आई कैन आस्क सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस नाउ। कौन सा डैमेजेस? एग्जाम्पलरी, विंडिक्टिव, वेरी गुड, वेरी गुड। लांस, पार्थ, प्रियांशु, अभिशंकर, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। बच्चों यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट इज विंडिक्टिव और यू कैन यूज अनदर वर्ड एग्जाम्पलरी डैमेजेस। पार्थ ने कहा भी था पनेटिव डैमेजेस करके भी एक वर्ड हम यूज करते थे पहले, अभी फिलहाल टेक्स्ट बुक ने उसको यूज नहीं किया, स्कैनर में है लेकिन। ओके, डजंट मैटर, वेरी गुड। तो बच्चों कैन आई अज्यूम तीसरा एनफोर्सेबिलिटी रूल क्लियर? थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्स देते चलो। तीसरा भी रूल क्लियर हो गया, ऑन द कंडक्ट ऑफ लिविंग पर्सन, है ना, तीसरा पर्सन के ऊपर डिपेंड करेगा ये। चौथा एंड पांचवा बच्चों डी एंड ई मुझे वैसे पढ़ाना नहीं चाहिए आपको, क्योंकि ए एंड बी में आपने जो पढ़ा था ना वही डी एंड ई में है, सेम टू सेम। बस इसमें एक्स्ट्रा क्या ऐड हो गया? फिक्स टाइम। क्या एक्स्ट्रा ऐड होने जा रहा है कि अब जो हैपनिंग इवेंट है कि नहीं उसको एक फिक्स टाइम होना चाहिए। चलो बच्चों अगर इवेंट हैपन हुआ फिक्स टाइम के अंदर तो, अगर वो इवेंट हैपन हुआ फिक्स टाइम के अंदर तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। सही है। एंड अगर मैं कहूं कि वो इवेंट हुआ लेकिन टाइम खत्म होने के बाद तो, ये हुआ इवेंट है लेकिन टाइम खत्म होने के बाद तो वॉइड। यानी बच्चों हैपनिंग वाला इवेंट ही है लेकिन इस बार वो इवेंट हैपन होना चाहिए विद इन फिक्स टाइम। विद इन फिक्स टाइम अगर हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, बच्चों फिक्स टाइम के अंदर नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। और बस यही है। नॉन हैपनिंग में भी सेम रूल, फिक्स टाइम। नॉन हैपनिंग वाले में भी फिक्स टाइम डाल दो। अगर मैं कहूं आने वाली शिप, मैंने आपसे प्रॉमिस किया आपसे, हाँ, कि मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा अगर लंदन से मुंबई वो शिप 1 महीने में आ गई तो, 1 महीने में आ गई तो। अब बच्चों 1 महीने में आ गई तो ये हैपनिंग वाला एग्जाम्पल ले रहा हूं कि मैं नॉन हैपनिंग वाला? पहले ये डिसाइड करो। पहले ये बताओ ये हैपनिंग वाले इवेंट पर है कि नॉन हैपनिंग वाले इवेंट? ओहो, नॉन हैपनिंग कौन लिखा? लीन, हैपनिंग ना, अभिशंकर। अरे बाबा मेरे हैपनिंग पे है ये। मैंने क्या बोला? मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा अगर लंदन से शिप मुंबई 1 महीने के अंदर आ गई तो। सही है ना? अब बच्चों बताओ वो शिप, अब एक एक आंसर दो। 1 महीने के अंदर आ गई, चलो आंसर दो। विद इन 1 मंथ वो आ गई तो हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। 1 महीने बाद आ गई, 1 महीने बाद आ गई, वॉइड।
ठीक है, 15 दिन में ये न्यूज आया कि वो शिप डूब गई। 15 दिन में न्यूज आया कि वो शिप डूब गई। 15 दिन में वो न्यूज आया कि वो शिप डूब गई। 15 दिन में न्यूज आ गया कि वो शिप डूब गई। चलो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? नहीं समझा? वैलिड या वॉइड? सोच के बोलना। वॉइड 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 वॉइड, वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड, वेरी गुड। बच्चों अभी नॉन हैपनिंग इवेंट विद इन फिक्स टाइम पर जाते हैं। नॉन हैपनिंग इवेंट विद इन फिक्स टाइम। मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा। मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा अगर लंदन से मुंबई वो शिप 1 महीने में नहीं आई तो। 1 महीने में नहीं आई तो मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा। बच्चों नहीं आई यानी नॉन हैपनिंग पे है कि नहीं इस बार? हेलो, नॉन हैपनिंग पे है कि नहीं? हाँ चलो आंसर दो। चलो अब मैं एक एक पूछता हूँ। बच्चों शिप आ गई, 1 महीने के अंदर शिप आ गई। 1 महीने के अंदर शिप आ गई। चलो हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। चलो 1 महीने बाद शिप आई। 1 महीने बाद शिप आई। आर यू श्योर? 15 दिन में मैसेज आया कि वो शिप डूब गया। 15 दिन में मैसेज आया कि वो शिप डूब गई। क्या बात है बच्चों, आई अप्रिशिएट योर आंसर्स। वेरी गुड, यू ऑल आर वेरी गुड स्टूडेंट्स, परफेक्ट। यानी मेरा समझ में आ रहा है सबको, मैं लैंग्वेज बिना लिखे आपको समझा रहा हूँ, जस्ट बाय रीडिंग द स्टफ। ओके बच्चे, ये जरा कंटिन्यू रखना आपका प्रैक्टिस, हाँ, आपके हायर लेवल पर बहुत काम आएगा बच्चों ऐसा पढ़ने का स्टाइल। ओके बहुत जल्दी आपको लॉ समझ में आ जाएगा। वेरी गुड, कीप गोइंग। ओके 15 दिन में नहीं आया तो वैलिड कैसे? अरे बच्चा नॉन हैपनिंग पे था ना अभिशंकर। मैंने क्या बोला था, मैं 1 लाख दूंगा अगर शिप नहीं आई तो डूब गई तो शिप कहां से आने वाली है अभी? तो जो इवेंट पर हमने डिस्कस किया था नॉन हैपनिंग, वो हो गया ना, एनफोर्स हो गया ना। शिप डूब गई तो आने वाली नहीं है। अभिशंकर, कंफ्यूजन? अंडरस्टूड? ओके बच्चों, अभी आप डी एन ई घर पे पढ़ना है, मैंने डिस्कस कर दिया है। बच्चों लास्ट पॉइंट एफ, इसमें आंसर हमेशा वॉइड होगा। मैंने पहले ही आंसर दे दिया, वाई मैं वॉइड बोल रहा हूँ? बच्चों इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस जानते हो? किसी भी कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में, इफ आई से कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोलैटरल इवेंट इम्पॉसिबल है तो, कोलैटरल इवेंट अगर इम्पॉसिबल है तो, हमने कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट किया लेकिन कोलैटरल इवेंट इम्पॉसिबल है, तो बच्चों इसका एक ही आंसर आएगा, ऑलवेज वॉइड। इसका वैलिड हो ही नहीं सकता। अगर मैं स्टार्स काउंट करने के लिए कहूं तो बच्चों ये पॉसिबल ही नहीं है, बरोबर है? मैं कहूं कि बच्चों मैं 1 लाख रुपया तुमको दूंगा अगर कल सन ईस्ट के बजाय वेस्ट से राइज हुआ तो ये पॉसिबल ही नहीं है। हमको मालूम है कोलैटरल इवेंट जो हमने डिस्कस किया वो पॉसिबल ही नहीं है, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बच्चों आंसर विल बी ऑलवेज वॉइड। अगर मैं कहूं टू पैरेलल लाइंस आगे चल के मिल जाएंगे, तो क्या दो पैरेलल लाइंस कभी मिलते हैं क्या? वो साथ चल सकते हैं लेकिन मिल नहीं सकते। ओ व्हाट अ डायलॉग। दो पैरेलल लाइन साथ में चल सकते हैं इन्फिनिटी तक लेकिन मिल नहीं सकते। तो बच्चों ये सब कोई भी कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जब हम बनाते हैं जिसका अगर इवेंट हमको लगता है कि इम्पॉसिबल है, उसे पहले डिक्लेयर कर देने का वॉइड।
वो एनफोर्स हो ही नहीं सकता। एंड बच्चों दिस इज योर लास्ट पॉइंट, ओके, जहां पर बच्चों आपको रीड करके मैं समझा देता हूं पॉइंट नंबर एफ, एंड देन वी स्टॉप हियर। टुमारो विल स्टार्ट विथ न्यू टॉपिक। बच्चों सीएस के स्टूडेंट्स को ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट टॉपिक है लगता है, सो ये कॉमन रहेगा, तो हम लोग डिस्कशन करेंगे कल, मतलब नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीक। Contingent on impossible event. Contingent agreements do not do, सॉरी मैं कुछ गलत पढ़ रहा हूँ, contingent contracts to do or not to do anything if an impossible event happens are void. Clear cut लिखा है, whether the impossibility of event is known or not known to the parties to the agreement at the time when it is made. एंड बच्चों दो एग्जाम्पल दिए उसे समझाने के लिए। ए एग्रीज टू पे बी 1 lakh if sun rises in the west next morning. बच्चों is it possible? What is collateral event? सन का राइज होना इन द वेस्ट। बच्चों वेस्ट में सनसेट होता है, राइज नहीं होता है। आप क्या नेचर को बदल डालोगे क्या? इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। सो दिस इज एन इम्पॉसिबल इवेंट एंड हेंस वॉइड। इवन सेकेंड एग्जाम्पल ऑल्सो सेम है, देखो। ए एग्रीज टू पे वाई रुपीज 1 lakh if two straight lines should enclose a space. बच्चों आप मैथ्स के भी स्टूडेंट हो, टेल मी, दो स्ट्रेट लाइन कभी भी कोई भी एंगल डेवलप कर सकते हैं क्या? ट्रायंगल, ऐसा कोई एंगल डेवलप कर सकते हैं, स्पेस डेवलप कर सकते हैं क्या? दोनों दोनों मिल सकते हैं, इंटरसेक्ट हो सकते हैं क्या कभी? एज यू नो इम्पॉसिबल। दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट हो ही नहीं सकते, तो स्पेस कहां से इनक्लोज हो जाएगा? यानी बच्चों दिस इवेंट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। So, बच्चों such contingencies, such contracts which are based on such impossible contingencies, बच्चों such are not going to be enforced in the court of law. So, only one answer we have for this, that is contract is absolutely void. बच्चों shall I assume you have understood the whole concept of contingent contract also, as well as we have discussed quasi contracts also? Or do you want me something to discuss here extra? No student? तो बच्चों विद दिस आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म होता है। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मैक्सिमम मार्क्स दिलाएगा आपको ये टॉपिक। ज्यादा ज्यादा चाहे सीएस स्टूडेंट से बात करूं मैं या सीएस, मैक्सिमम मार्क्स बच्चों ये टॉपिक से मिलेगा आपको। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, एक ही कंडीशन, यू हैव टू कीप ऑन रीडिंग इट एंड एनी डाउट यू आर गोइंग टू आस्क मी, ओके। आगे के भी लेक्चर्स जो होंगे उसमें भी आप डाउट पूछ सकते हो, ओके। सो मैं आज फिर स्टॉप करता हूं यहां तक। लेट मी स्टार्ट न्यू टॉपिक इन द नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट लेक्चर, ओके। नया एक्ट पढ़ेंगे हम लोग, विल बी स्टार्टिंग विथ न्यू एक्ट। बच्चों डाउट्स के लिए रुका हूं, कुछ डाउट पूछना है किसी को, और शैल आई एंड माय लेक्चर टुडे? ओके, प्लीज कीप ऑन रीडिंग द थिंग्स। हाँ बच्चों, एक एक्ट हो गया है जो 50 मार्क्स, मतलब 50% यहीं से आएगा आपको पेपर, इसलिए आप ये टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, ओके।